हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेंद्र सिंह। हम कक्षा 12 का फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट टॉपिक जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके बारे में कुछ पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश, विद्युत आवेश होता क्या है? विद्युत आवेश किसी वस्तु का एक ऐसा मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तु सामान्य से अलग व्यवहार करती है। और आवेश आपको पता है दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, आवेश के मात्रक विमा के बारे में हमने पढ़ा था। आवेश के प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी कि भाई समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। लेकिन कितना बल लगेगा ये बात किसने बताई थी? कूलाम ने। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है भाई? कूलाम का नियम है। अब देखो, कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं। कूलाम का नियम केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू कर सकते हैं। ठीक है ना। बिंदु आवेश किसे कहेंगे अपन? बिंदु आवेश वे आवेश होते हैं जिनका परिमाण उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो। ठीक है ना, मतलब बहुत छोटे परिमाण के जो आवेश है, ठीक है ना, वे क्या कहलाएंगे? बिंदु आवेश। ठीक है। तो कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने बताया कि भाई जैसे अपन मानते हैं भाई दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है ना, पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इनकी प्रकृति कैसी है। अगर इन दोनों की प्रकृति समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर इन दोनों की प्रकृति विपरीत है, ठीक है ना, मतलब एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश है, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F हमेशा इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और यह हमारे पास क्या समीकरण नंबर 1 है। ठीक है। दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात बताई कि भाई बल का मान हमेशा इन दोनों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइंड करें तो समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे R स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पर एक समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे? नियतांक लेंगे। तो यहाँ पर जो नियतांक है, नियतांक क्या आएगा? K। ठीक है ना, Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे R स्क्वायर। ठीक है। और जो K है, K एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान कितना आएगा भाई? 1/4πε0 या फिर 9 गुणा 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है? के की न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर हम के का मात्रक लिखें तो के की विमा लिखें, सॉरी, के की विमा क्या होगी? देखो इसका मात्रक क्या है? न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या होगी? देखो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। और बल की विमा क्या है? m1L1 t-2। मीटर स्क्वायर यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक है, और क्षेत्रफल की विमा क्या आएगी? यहाँ पर L2 बट्टे कूलाम यहाँ पर आवेश का मात्रक है, और आवेश की विमा A1 T1 और इसका स्क्वायर। तो अगर इस इक्वेशन को अपन कंबाइंड करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? m की पावर 1 है। ठीक है ना, आधार समान घाते जुड़ जाएंगे तो L की पावर कितनी है? 3 है, T की पावर -4 और A की पावर -2। ठीक है, ये हमारे पास क्या अभी K की विमा है। अगर सीजीएस पद्धति में K का मान लिखे अपन, तो सीजीएस पद्धति में जो K का मान होता है वो कितना आएगा? 1 आएगा, और इसका मात्रक कितना आएगा हमारे पास? 9 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ESU का स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कौन सी पद्धति में है? सीजीएस पद्धति में। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट यहाँ पर क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर हम एप्सिलॉन नोट की विमा लिखें तो एप्सिलॉन नोट की विमा क्या होगी? यहाँ पर देखो कूलाम स्क्वायर की विमा क्या है? A1 T1 का स्क्वायर बटे न्यूटन की विमा क्या है? m1L1 t-2 इंटू मीटर स्क्वायर की विमा क्या आएगी? यहाँ पर L2। तो अपन कह सकते हैं m को ऊपर लेके जाएं तो m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A की पावर 2। ये हमारे पास क्या अभी एप्सिलॉन नोट की विमा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है, ठीक है ना, निर्वात में, उसका मान कितना आएगा हमारे पास? K Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे R स्क्वायर, या फिर K की यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करें तो K का मान कितना है? 1/4πε0 Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे R स्क्वायर। ठीक है। अगर बल का अपन सदिश निरूपण करें, ठीक है ना, सदिश रूप में अगर बल का मान लिखें तो सदिश रूप में F0 सदिश बराबर K Q1 Q2  2 / r² × r²। 2 / r² × r² = 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 2 /
यहाँ आर कैप क्या है, एक इकाई सदिश है, और इकाई सदिश हमेशा किसके लिए काम में लेंगे अपन, डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं आर कैप का मान कितना आएगा यहाँ पर, आर सदिश अपॉन आर का परिमाण। तो यहाँ पर इसकी अगर वैल्यू पुट करें तो एफ नोट सदिश बराबर है, देखो के Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बट्टा आर स्क्वायर इंटू आर सदिश अपॉन आर का परिमाण, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि एफ नोट सदिश बराबर के Q1 Q2 बटे आर क्यूब इंटू आर सदिश, और ये हमारे पास क्या है भाई, बल का सदिश रूप है, ठीक है ना, एफ नोट का सदिश रूप है, ठीक है। अब देखो भाई कूलाम के नियम का जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है, फर्स्ट केस में हमने क्या किया कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच में निर्वात लिया था, ठीक है, और निर्वात में लगने वाला बल कितना आएगा हमारे पास, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसका सदिश रूप लिखें तो एफ नोट सदिश बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर सदिश, ठीक है। अब यदि दोनों आवेशों के बीच में अपन निर्वात ना लेकर अगर अलग अलग माध्यम हम भरें, कोई भी माध्यम हम भरें जिसका पराविद्युतांक कितना है, के है, तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो भाई सेकंड केस, यदि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम भर दिया जाए, अब देखो माध्यम भरने पर क्या होगा, माध्यम भरने पर आपको पता है देखो बल के मान में कमी होगी, ठीक है ना, कितनी कमी होगी वो हम निकालेंगे अभी यहाँ पर। जैसे अपना मानते हैं दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है ना, दोनों के बीच की दूरी कितनी है यहाँ पर, स्मॉल आर है। अब की बार हमने क्या किया कि दोनों आवेशों के मध्य, ठीक है ना, एप्सिलॉन एम विद्युतशीलता का कोई भी एक माध्यम भर दिया, तो मीडियम में लगने वाला जो बल है, मीडियम में लगने वाला बल हमेशा इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या बताया कि भाई मीडियम में लगने वाला जो बल है वो हमेशा इन दोनों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइंड करें तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से f मीडियम समानुपाती Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। समानुपाती का चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे, नियतांक लेंगे। तो यहाँ पर जो समानुपाती नियतांक है वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, ठीक है, Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो एप्सिलॉन एम है, एप्सिलॉन एम को हम क्या बोलेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। और आपको पता है कि भाई माध्यम की विद्युतशीलता और जो निर्वात की विद्युतशीलता है, इन दोनों का जो अनुपात है वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हैं, या फिर माध्यम का पराविद्युतांक, ठीक है। जो माध्यम की विद्युतशीलता और जो निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है ना, इन दोनों का जो अनुपात है वो आपेक्षिक विद्युतशीलता के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एप्सिलॉन एम बट्टे एप्सिलॉन नोट बराबर कितना आएगा, एप्सिलॉन आर या फिर के, और के यहाँ पर क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक है, और अलग अलग माध्यम के लिए जो माध्यम का पराविद्युतांक है वो हमेशा अलग अलग रहेगा। तो यहाँ से देखो एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन एम बराबर कितना आएगा, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर अपनी ये कह सकते हैं एप्सिलॉन नोट इंटू के। अगर एप्सिलॉन एम की वैल्यू यहाँ पर पुट करें अपन तो एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे आर स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है, मीडियम में लगने वाला बल है, ठीक है। मतलब दो बिंदु आवेशों के बीच में अगर कोई भी अपन माध्यम भरें जिसका पराविद्युतांक K है तो उनके मध्य लगने वाला बल का मान कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम निर्वात में लगने वाले बल और मीडियम में लगने वाले बल, इन दोनों के बीच का अगर रिलेशन निकालें, संबंध क्या आएगा यहाँ पर, देखो चूंकि आपको पता है कि निर्वात में लगने वाला बल, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू उठाकर अपन यहाँ पर पुट करें तो एफ मीडियम बराबर कितना हो गया भाई, एफ नोट बटे
के। इसका मतलब ये है कि माध्यम में लगने वाला जो बल है वो हमेशा निर्वात में लगने वाले बल के कंपैरिजन में 1/k गुणा रह जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था अभी कूलाम के नियम का सेकंड केस था। ठीक है ना, अगर दोनों आवेशों के बीच में पूर्ण रूप से कोई भी माध्यम भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक k है, तो मीडियम में लगने वाले बल का मान कितना आ जाएगा, F मीडियम बराबर 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर अपन कह सकते हैं F मीडियम बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और मीडियम में लगने वाले बल और निर्वात में लगने वाले बल दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, F मीडियम बराबर F0 अपॉन K। ठीक है, उसके बाद देखो इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक है कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखो कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में हम क्या सिद्ध करेंगे कि भाई दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण का बल आरोपित करते हैं, लेकिन दोनों बलों की दिशाएं आपस में क्या रहेंगी, विपरीत रहेंगी। ठीक है, कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम को भी सिद्ध करेगा कि भाई F12 सदिश बराबर माइनस ऑफ F21 सदिश। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपन मानते हैं कि हमारे पास कोई भी एक एक्स वाई तल है। ठीक है ना, ये हमारे पास एक्सेस है, ये क्या है, वाई एक्स है, और जहाँ पर दोनों अक्ष आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, मूल बिंदु। ठीक है, हम मानते हैं कि भाई एक्स वाई तल में हमारे पास कोई भी दो बिंदु आवेश हैं। पहला आवेश हमने क्या मान लिया, Q1 है, दूसरा आवेश कौन सा है, Q2 है। ठीक है ना, दोनों आवेशों की जो स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश क्या है भाई, क्रम से R1 सदिश व R2 सदिश है। ठीक है ना, अपन मानते हुए पहले आवेश के जो स्थिति सदिश R1 सदिश है और Q2 आवेश की स्थिति सदिश R2 सदिश है। ठीक है, और वे दोनों आवेशों के बीच के जो डिस्टेंस हमने कितनी मान ली यहाँ पर, डेल्टा R सदिश है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो Q1 आवेश है, ठीक है ना भाई, Q1 आवेश Q2 आवेश पर जितना बल आरोपित करेगा उतना ही बल क्या करेगा भाई, Q2 आवेश Q1 पर करेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन कि भाई Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल। अब एक बात ध्यान में रखना आप कि भाई जिस आवेश पर बल लगेगा उसको पहले लिखेंगे, जिस आवेश के कारण बल लगता है उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा है भाई, Q1 आवेश के कारण। ठीक है ना, Q2 आवेश पर मतलब बल किस पे लग रहा है, यहाँ पर Q2 पे लग रहे हैं, दो को पहले लिखेंगे, और किसके कारण लग रहे हैं, Q1 के कारण। तो यहाँ पर एक को हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, F21 सदिश, और F21 सदिश बराबर कितना आया, देखो 1/4πε0 Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे, अब देखो Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है ना, मतलब इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल निकालना है। तो यहाँ पर स्थिति सदिश कौन सी लेंगे अपन, R12 सदिश। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का कैप। यहाँ पर जो R12 कैप है, R12 कैप की वैल्यू कितनी आएगी, R12 सदिश बटे R12 का परिमाण। तो अगर इसकी वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करें तो F21 सदिश बराबर 1/4πε0 Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 सदिश बटे R12 का परिमाण। तो F21 सदिश बराबर 1/4πε0 Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे R12 की होल क्यूब इंटू R12 का सदिश। ये हम मानते हैं हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, हम मानते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, A है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, B है। यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसमें दो सदिश है, दो क्रमागत सदिश क्या है, एक ही क्रम में है, और ये हमारे पास क्या है, तीसरा सदिश है जो इसके विपरीत क्रम में है। ठीक है ना, तो यदि हम इस त्रिभुज में त्रिभुज नियम लगाएं तो त्रिभुज, देखो R12 सदिश की वैल्यू हमें निकालनी है, तो त्रिभुज OAB से अगर इस त्रिभुज में त्रिभुज नियम लगा दिया जाए तो त्रिभुज नियम से हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज नियम क्या था कि यदि किसी त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाएं एक ही क्रम में दो अलग अलग सदिशों को व्यक्त करती हैं तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में हमेशा किसको बताएगी, उसके परिणामी को बताएगी। मतलब यदि दो सदिश R1 सदिश हैं और R12 सदिश हैं, ये दोनों क्या हैं, एक ही क्रम में हैं, और तीसरा सदिश क्या है, यहाँ पर विपरीत क्रम में है। मतलब R2 का मान किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज OAB से
ओ बी सदिश बराबर ओ ए सदिश प्लस ए बी सदिश। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई R2 सदिश बराबर R1 सदिश प्लस R12 सदिश। तो R12 सदिश की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर R2 सदिश माइनस R1 सदिश। अगर इसकी वैल्यू उठाकर अपन समीकरण 1 में पुट करें तो F21 सदिश बराबर 1/4πε0 Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे R12 की होल क्यूब इंटू R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देखो भाई फर्स्ट केस में हमने क्या किया कि Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। तो Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल, जिस पर बल लगता है उसको पहले लिखेंगे, जिसके कारण बल लगता है उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पर Q1 पर बल लग रहे हैं तो F1 और Q2 के कारण, तो 2 का हमने बाद में लिख दिया। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 1/4πε0 कूलाम के नियम से Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे, अब देखो भाई Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर, मतलब इसके कारण यहाँ पर इस पर बल लग रहे हैं, तो स्थिति कौन सी आएगी हमारे पास R21 सदिश। तो यहाँ पर नीचे कितना आएगा भाई R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 का कैप। तो R21 कैप की वैल्यू कितनी है, R21 कैप बराबर R21 सदिश बटे R21 का परिमाण। तो अगर इसकी वैल्यू अपनी यहाँ पर पुट करें तो F12 सदिश बराबर 1/4πε0 Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे R12 के होल स्क्वायर इंटू R12 सदिश बटे R12 का परिमाण। तो यहाँ पर देखो भाई F12 सदिश बराबर कितना है 1/4πε0 Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटा R12 की होल क्यूब इंटू R21 का सदिश। ये हमारे पास क्या है समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो R21 सदिश की वैल्यू हमें निकालनी है। R21 सदिश की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, अब की बार देखो भाई यहाँ पर जो ये 2 सदिश हैं, ठीक है ना, R2 सदिश और जो R21 सदिश है, ये यहाँ पर क्या है क्रमागत सदिश हैं और ये इनके क्या है विपरीत क्रम में है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई, त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज OBA से। ठीक है, अगर इस त्रिभुज में हम क्या करें, त्रिभुज नियम लगाएं, तो त्रिभुज नियम से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि भाई OA सदिश बराबर कितना आएगा हमारे पास OB सदिश प्लस BA सदिश। तो अपन कह सकते हैं भाई R1 सदिश बराबर R2 सदिश प्लस R21 सदिश। ठीक है, तो यहाँ से देखो R21 सदिश की वैल्यू निकालें तो R21 सदिश बराबर कितना आएगा हमारे पास, R21 सदिश बराबर R1 सदिश माइनस R2 सदिश। अगर इसकी वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करें तो F12 सदिश बराबर कितना आएगा 1/4πε0 Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बटे R21 के होल क्यूब इंटू R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ठीक है ना, और ये अपन मानते हैं हमारे पास क्या है समीकरण नंबर 4 है। ठीक है, अब आपको पता है देखो यहाँ पर R21 सदिश की वैल्यू कितनी है R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ठीक है, अगर यहाँ पर अपन माइनस का चिन्ह बाहर लें, माइनस का चिन्ह कॉमन लें, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ठीक है, तो R2 सदिश बराबर R21 सदिश बराबर माइनस ऑफ R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ये वैल्यू किसकी है यहाँ पर R12 सदिश के। तो R21 सदिश बराबर कितना आएगा भाई माइनस ऑफ R12 सदिश। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई समीकरण 2 व 4 से, अगर 2 और 4 को अपन ध्यान से देखें तो R2 सदिश माइनस R1 सदिश, ये वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पर माइनस ऑफ R1 सदिश माइनस R2 सदिश के। तो अपन कह सकते हैं कि भाई F21 सदिश, इसका जो परिमाण है वो हमेशा किसके बराबर आएगा माइनस F12 सदिश। ठीक है, बोले इन दोनों सदिशों का परिमाण समान है लेकिन इन दोनों की दिशाएं आपस में क्या है विपरीत हैं। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण का बल आरोपित करते हैं जबकि दोनों बलों की दिशाएं आपस में क्या रहेंगी विपरीत रहेंगी।